तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आर.एन. तिवारी सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय AND कॉलेज शाहपुर पटोरी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। डॉक्टर PC वर्मा साहब, जिनका नमस्कार सर, जो पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के हेड रह चुके हैं, प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं, इकोनॉमिक्स के बड़े ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिनका बहुत बहुत हम इस सीरीज में स्वागत करते हैं। हमारी कॉलेज के सीनियर टीचर शशि बाबू अंजरी जी, जिन्होंने इस सीरीज को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, हमारे कॉलेज के जितने भी टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं और स्टूडेंट जो इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस सीरीज में अपना भाग लिया। आज ये लेक्चर सीरीज का छठा लेक्चर है, जिसके मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर PC वर्मा साहब हैं। आज का टॉपिक है विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड हम लोग जानते हैं कि आज वैश्वीकरण के युग में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और व्यापार कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न देशों के बीच किए जाने वाले व्यापार विदेशी व्यापार के रूप में समझा जाता है। देश के बाहर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसे ही विदेशी व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले सभी देश विदेश से उन वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं जो वे उत्पादन करने के लिए कम कुशल हैं या बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी देश, सबके यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन हर चीज के उत्पादन में सभी लोग कुशल हैं, ये जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग जिस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा कुशल हैं, कम खर्च पर अधिक उत्पादन कर लेते हैं, उनको उनसे कम कुशल वाले, कम उत्पादन करने वाले देश उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, करते हैं। इसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और भारत का हम उदाहरण लेते हैं। पाकिस्तान कपास और जूट का उत्पादन करता है, ध्यान से देखिएगा। तो पाकिस्तान उतने ही खर्च में कपास का 80 गांठ उत्पादन करता है और जूट का 100 गांठ करता है, और भारत उसी खर्च में कपास का 100 गांठ उत्पादन करता है और जूट का 80 गांठ करता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जूट के उत्पादन में अधिक कुशलता है और भारत को
कपास के उत्पादन में अधिक कुशलता है। इस तरह से ये दोनों देश परस्पर रूप से अगर व्यापार करते हैं तो पाकिस्तान से भारत जूट का आयात करेगा और भारत पाकिस्तान क्या करेगा, जूट देगा भारत को और भारत से कपास देगा। इस तरह से दोनों देश को फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान को जूट का उत्पादन करने में कुशलता हासिल है और भारत को कपास का उत्पादन करने में कुशलता हासिल है। इस तरह से विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में दोनों देश को फायदा है। इसी प्रकार वे उन वस्तुओं के उत्पादों का निर्यात करते हो जो श्रम शक्ति के विशेषता के कारण उनमें अधिक कुशल हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया को तेज करने में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। भारत के विदेशी व्यापार की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, आज की नहीं है। इतिहास बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे यहाँ विदेशी व्यापार हो रहा है, जिसकी हालांकि विदेशी व्यापार का बढ़ावा देने के संगठित प्रयास स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद किए गए, जिसकी शुरुआत आर्थिक नियोजन की नीतियों के साथ हुई थी। भारतीय आर्थिक नियोजन नीति की 5 दशक पूरे हो गए हैं। इस दौरान भारत के विदेशी व्यापार के मूल संरचना और दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए व्यापार और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में सुधारों की एक पहल शुरू की गई थी। भारत तेजी से एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जो अपने विशाल प्राकृतिक साधनों और कुशल जनशक्ति पर निर्भर है। भारतीय उत्पादों और सेवाओं को आज विश्व स्तर पर प्रतियोगिता मुल्क के रूप में देखा जाता है। आधुनिक तकनीक के साथ संयुक्त भारतीय बाजार दुनिया भर में अपनी उपस्थिति का लोहा मनवा रहा है। अधिकांश देशों में व्यापार की सुधारों की तरह भारत में भी विदेश व्यापार व्यवस्थाओं को उदार बनाने और शुल्क में कटौती पर अच्छी प्रगति की है। भारत में होने वाले व्यापार और अन्य सुधारों का उल्लेख किया गया है। व्यापारिक दृष्टि से माना गया है कि संपूर्ण आर्थिक विकास और गरीबी को मिटाने के लिए मजबूत निर्यात महत्वपूर्ण है। निर्यात आधारित विकास इसी कारण से भारत में व्यापार का एक महत्वपूर्ण ताकत बन गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में मजबूत निर्यात की बढ़ोतरी दर्ज की है। भारत की सरकार अतिरिक्त सुधारों को लागू करने और महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। विदेशी व्यापार हो गया। विदेशी व्यापार करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है। बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभी विश्व में कोई भी देश अछूता नहीं है, सब एक दूसरे से व्यापार करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी कानूनी अड़चने आती हैं, समय समय पर सरकार उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। प्रिंसिपल साहब भी हमारे जुड़ गए हैं। जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर। अब मंजरी जी का इशारा हो रहा है कि हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करें, ताकि हमारे डॉक्टर पीसी वर्मा मुख्य वक्ता हैं, उनसे ज्ञान अर्जित सभी लोग करें। उनके लेक्चर से हम लोग लाभ उठाएंगे।
ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर पीसी वर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के विषय पर। सर का जो लेक्चर है वो जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर का लेक्चर सुनने के लिए। जैसा कि हमेशा से होता रहा है, सर बहुत ही पॉपुलर रहे हैं हमारे बीच। सर मोस्ट वेलकम सर। सभी लोगों से आग्रह है कि अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें। सर का लेक्चर अब शुरू होगा। डॉक्टर पीसी वर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आदरणीय आचार्य महोदय, सीनियर टीचर और मेरे अर्थशास्त्र के टीचर से जो और लोग जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी सभी को मेरा अभिनंदन। थोड़ा सा आवाज में ये है सर, आवाज थोड़ा सा आपका कट रहा है। आवाज थोड़ा सा कट रहा है सर। माइक के पास सर। आवाज आ रही है? हाँ सर ठीक है। आज का व्याख्यान के लिए आमंत्रण के लिए आचार्य महोदय और सभी शिक्षकों मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। सर आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। आपका क्लियर नहीं है सर। आवाज नहीं आ रही है? आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। थोड़ी देर में सर ज्वाइन कर रहा है।
हेलो, आवाज आ रही है? मोबाइल से कर रहे हैं, डेस्कटॉप में आवाज नहीं आ रही थी। बोलिए सर। तो रुकावट के लिए खेद है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है कि सारा चीज रहते हुए भी स्किल फॉर्मेशन वैसा नहीं है जो हर तरह का यूटिलाइजेशन हो सके। और फॉरेन ट्रेड में इसी से हम लोग चाइना से मात खाते हैं। आपको जान के काफी खुशी होगी कि 1991 में जब हमारे यहाँ सर्वप्रथम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया, उस समय में भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी और चीन की प्रति व्यक्ति आय जीडीपी दोनों बराबर थी। हम लोग आर्थिक सुधार करके चाहते थे कि विदेशी व्यापार को बढ़ाए, और भी उद्देश्य था। विदेशी व्यापार भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जैसे ही हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया तो धीरे धीरे विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ बढ़ने लगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1991 के जनवरी महीने में केवल $1 बिलियन हमारे पास फॉरेन करेंसी था, जबकि हम लोगों के सिर पर उस समय $77 बिलियन पेमेंट करना था। इसीलिए हम लोग सोना गिरवी रख करके फॉरेन करेंसी लाए थे। इसी बैकग्राउंड में IMF का दबाव पड़ा और भारतवर्ष में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधार के कार्य किए गए। इन सभी को मैं विदेशी व्यापार से इसलिए जोड़ रहा हूं कि विदेशी व्यापार का संबंध लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों से सीधा सीधा है। भारतवर्ष में भी वर्तमान 2022 का जो आंकड़ा सरकार रिलीज की है वो बतला रहा है कि 232.15 ट्रिलियन रुपया में ट्रिलियन, और अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.12 ट्रिलियन। ये हमारा भारत का नॉमिनल जीडीपी है। और ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड के 19 के 2 साल में पीछे जाने के बाद अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष पूरे विश्व में यूनिकॉर्न के संदर्भ में नंबर 1 पर है USA, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर भारत है। यूनिकॉर्न क्या है? आप में बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं फिर भी बतलाना चाहता हूँ कि यूनिकॉर्न जो है पुरानी पारंपरिक चीजों में आप देखे होंगे कि एक सिंग वाला घोड़ा, ऐसा था। इसी से विदेशी व्यापार करने वाला जो स्टार्टअप है, जो नए उद्योग हैं, ये अगर $1 बिलियन उसका पूंजी हो जाता है तो उसको यूनिकॉर्न की उपाधि दी जाएगी। यूनिकॉर्न की उपाधि का उद्देश्य क्या होता है? कहता है कि जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कैपिटल। विदेशी व्यापार में विदेशी पूंजी चाहिए, तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं। 2019 का आंकड़ा बतला रहा है कि पूरे विश्व में 310, मात्र 310 यूनिकॉर्न थे, और उस पूरे मात्र उसका जो वैल्यू था वो $1052 बिलियन था। यूनिकॉर्न के बारे में इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि भारतवर्ष में विदेशी व्यापार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका टारगेट होता है कि जितना जल्दी हो हम यूनिकॉर्न का स्टेटस को प्राप्त करें। वैसे
यूनिकॉर्न शब्द जो है सबसे पहले एलिन ली जो फाउंडर है को काउबॉय के, उन्होंने महिला थी, स्टार्टअप स्थापित किया और 39 स्टार्टअप उनका काउबॉय का तैयार हो गया और 1 बिलियन से ज्यादा उनकी पूंजी हो गई। तो सबसे उनको उनका जो कंपनी था काउबॉय का, उसको यूनिकॉर्न की उपाधि दी गई। हमारे देश में यूनिकॉर्न की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी जो आंकड़ा आया है 2022 का, उसमें कहता है कि भारतवर्ष में 100 यूनिकॉर्न है, जबकि 2023 में 110 हो गया, 10 बढ़ गया और इसका वैल्यू है 332.7 बिलियन डॉलर और ये विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। और ये सारे यूनिकॉर्न जो है वो विदेशी व्यापार का जन्म, विदेशी व्यापार के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो है चाइना और यूएसए में है और उसके तीसरे नंबर पर भारत में है। भारत को लोग बहुत तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण से देख करके बहुत तरह की बातों को कहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था तो पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज है। अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या है? जहां आर्थिक क्रियाएं होती है वो अर्थव्यवस्था है। और खुली हुई अर्थव्यवस्था, हमारे देश में आजादी के बाद अर्थव्यवस्था खुली नहीं थी, हम बंद अर्थव्यवस्था थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था बहुत कम। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हमारे यहाँ प्रोटेक्शन की पॉलिसी लगाई गई थी। पंडित नेहरू जो थे, उनका मानना था कि हमारे देश में टेम्पल इज इंडस्ट्री इज टेम्पल। वो धर्म को नहीं मानते थे, वो कहते थे हमारे नजर में इंडस्ट्री जो है वही टेम्पल है और वही एक्सपोर्ट करेगा, उससे हमारे देश का तरक्की होगा। उनका सोच था और उनके सोच के आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूस से, जो समय यूएसएसआर था, रूस से उन्होंने कर्ज लिया, जर्मनी से कर्ज लिया, यूके से, इंग्लैंड से कर्ज लिया और कर्ज लेकर के आयरन स्टील इंडस्ट्री स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा तो इससे हमारा देश का भी काम होगा और एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो फर्नेस के द्वारा हम लोग लोहा गलाते थे और वो काफी कॉस्टली होता था और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माने थे। पंडित नेहरू का जो भी पॉलिसी होता था उसमें दो चीज कांस्टेंट रखे हुए थे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और पॉपुलेशन कांस्टेंट है। अब जरा सोचिए कि पॉपुलेशन कांस्टेंट करके कोई भी मॉडल होगा तो कितना सफल होगा। और यही कारण है कि महालनोबिस मॉडल उन्होंने लगाया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और वो पूरा असफल रहा। 1974 में चीन में लोहा की कमी थी, इस्पात की कमी थी, तो वहां से अध्ययन करने के लिए भारत में आया। यहाँ सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का अध्ययन करने के बाद जाके रिपोर्ट दिया कि अगर चीन का विकास करना चाहते हो और भारत से तेज गति से विकास करना चाहते हो तो पहला काम करो कि इसका जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री मॉडल है आयरन स्टील इंडस्ट्री का, उसको कैंसिल। और उसने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है मिनी स्टील प्लांट का होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो लोहा का लगाया गया हमारे यहाँ 8-8 साल तक ले उसका फर्नेस बन रहा है, क्वार्टर बन रहा है। बोकारो जो आदमी है पहले के जानते हैं, बोकारो जंगल था, बोकारो को पूरा शहर के रूप में परिवर्तित किया गया, खर्च पर खर्च किया गया। भिलाई का वही हाल था, दुर्गापुर का वही हाल था। और तब तक जो टेक्नोलॉजी हम लगाए हुए थे आयरन स्टील इंडस्ट्री का वो ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया। और जो न्यू टेक्नोलॉजी था उसमें कम खर्च में ज्यादा लोहा का गलाने का काम होता था। हमारे यहाँ ज्यादा खर्च से कम लोहा का गलाने का काम होता था। बहुत सारे स्टील इंडस्ट्री हमारे जो पब्लिक सेक्टर में थे वो लॉस में चले गए। चाइना ने यहाँ का मॉडल देखा और जाके वहां रिपोर्ट दिया कि इस मॉडल पर हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। चाइना ने क्या अपनाया? चाइना ने अपनाया मिनी स्टील प्लांट मॉडल और हर जगह पर मिनी स्टील प्लांट को स्थापित किया।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए तो एक जगह भी चाहिए। अब मिनी स्टील प्लांट में कम जगह में उत्पादन शुरू हो गया। कुल मिलाकर के इसका स्टील प्रोडक्शन जो 1974 में हम लोगों के सामने कुछ नहीं था, वो 10 साल के अंदर अंदर पूरे विश्व में लोहा के उत्पादन में चाइना आगे बढ़ गया। क्लाइमेक्स क्या है कि चाइना इंडिया से आयरन ओर इंपोर्ट करता है और आयरन स्टील भारत उससे इंपोर्ट करता है। मतलब हमारे यहाँ जो आयरन ओर है पहले भी अंग्रेज ले जाया करते थे और वहां से स्टील आता था, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो गया, हम लोग गरीब के गरीब रह गए। तो हमारे इस मॉडल को चीन ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद वो अपना मिनी स्टील प्लांट को चलाया और धीरे 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 उसका तेजी से विकास होने लगा। ये सब बात हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि क्यों हम लोग उसके बराबर में नहीं हो पाए। 2022 के दिसंबर महीने में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो गई। दिसंबर महीने में 2022 में भारत की जनसंख्या चीन के जनसंख्या से 50 लाख से अधिक हो गई है और ये क्रम अब आगे चलता जा रहा है। पॉपुलेशन में हम लोग तो आगे आ गए और टेक्नोलॉजी में हमारा जो है पिछड़ापन रह गया। नए टेक्नोलॉजी लाने के लिए स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है। विदेशी व्यापार में जैसे इससे पहले सर ने बताया कि आयात होता है, निर्यात होता है, हम लोग सभी जानते हैं, क्लास में सारे बच्चे नीचे से ऊपर तक पढ़ते हैं इसी बात को, आयात होगा निर्यात होगा। लेकिन बहुत सारे चीज हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। आयात हमारा और निर्यात, ये सारा चीज जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि मांग की लोच, पेट्रोल का मांग की लोच हमारे यहाँ क्या है, इनइलास्टिक है, कुछ भी हो जाए मंगाना है। अब लोग सरकार कह रही है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, ये करेंगे, भविष्य की बात। वर्तमान में पेट्रोल हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है और विदेश से हमको आयात करना ही करना है। और यही कारण है कि हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है इनइलास्टिक इंपोर्ट। तो ये बजट का बहुत सारा पैसा इसमें चला जाता है। और एक्सपोर्ट हमारा जो है वो स्टार्टअप आने के पहले हम लोग ज्यादातर क्या बेचते थे, तो ज्यादातर हम लोग जो है बहुत सारा ज्वेलरी, मैंने गोल्ड बाहर से मंगाकर ज्वेलरी बना के बेचते थे, लेकिन बहुत सारे उपयोग वाले चीज उस समय नहीं था। जब से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित हुई और टेक्नोलॉजी में जो हाईएस्ट पोजीशन पर हम लोग पहुंचे हुए हैं सर्विस सेक्टर में, और वहीं से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। उसकी भी संगति भी है जो हम आगे आपको बताएंगे। तो विदेशी व्यापार के बारे में हम सभी जानते हैं, विदेशी व्यापार का अर्थ होता है बाजार, इससे विस्तार होता है, आयात निर्यात दोनों बढ़ते हैं, रोजगार भी बढ़ता है। लेकिन जो हम लोगों के दिमाग में पहले एडम स्मिथ का, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो एडम स्मिथ जो बात कहते हैं वो उससे थोड़ा सा हटकर डेविड रिकार्डो कहते हैं, लेकिन दोनों कहते हैं कि आप निर्यात उसी का कीजिए जिसमें आपको एडवांटेज हो। एडवांटेज जो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, जिसको आप अपनाइए। तो कहा जाता है कि रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है काफी प्रचलित हुआ, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, और एडम स्मिथ वाले में कुछ खामियां थी, तो आगे चलकर किसी को विकसित किया जा रहा है। हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तो आयात निर्यात दोनों महत्वपूर्ण है। और हम लोग सभी जानते हैं कि आयात निर्यात का जो रेवेन्यू हमारा होता है, खर्च होता है, ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में इसको चिन्हित करते हैं। और इसमें गड़बड़ी होने से ही कैड होता है। कैड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारे यहाँ ये बहुत ही प्रॉब्लम है। तो एशिया में हम अधिक से अधिक उत्पादन करने के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम सामने आता है। क्या प्रॉब्लम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य क्षमता सबसे बहुत जरूरी है। रोजगार ओरिएंटेड कार्य होना चाहिए। क्यों नहीं हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है? आप देखें, कमी किसी चीज की नहीं है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जब हम अपने देश में थे तो हमको लगता था कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, दूसरा देश जो है बहुत बड़ा है। तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़ा देश है।
लेकिन किस्मत का हमको साथ दिया और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हम फैकल्टी के रूप में थे, तो वहां से हमको पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्थ अमेरिका जाने का मौका लगा। पटना कॉलेज में हम 35-40 वर्ष तक पढ़ाए हैं और यहाँ से हम राजगीर गए हैं और गया गए हैं। राजगीर और गया पटना कॉलेज के स्टूडेंट को लेके जाते थे, गया लेके जाते थे। चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना में ही है, लेकिन वहां से लेकर के यूरोप के ट्रिप पर गए, नॉर्थ अमेरिका के ट्रिप पर गए, तो सोच बदल गया। पटना वही है, लड़के के प्रति सोच बदल गया कि कैसे बाहर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पासपोर्ट पहले बनाइए, क्योंकि बाजार आपका केवल देश में ही आपको रोजगार मिलेगा, बाहर भी जा सकते हैं। तो उस क्वालिटी से उसको डेवलप करना है। ये माना गया है कि एफडीआई जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ है। अब इस पर पॉलिटिकल जो थ्योरी है, तो अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, राजद पार्टी, बहुत सारा पार्टी हमारे देश में है, हर पार्टी का अपना अपना फिलॉसफी है, दृष्टिकोण है। लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि एफडीआई का अगर एंट्री होता है, विदेशी व्यापार को ही बढ़ाएगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएगा, ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है। वर्तमान समय में जितना भी एफडीआई हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसके साथ एग्रीमेंट क्या हो रहा है, 100 बिलियन अगर आप ला रहे हैं भारत में, तो 100 बिलियन में 60% आप अपने हिसाब से खर्च कीजिए, लेकिन 40% आपको बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है। बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो रोड का बनाना, बिजली का बनाना, उस शहर में जो सिविक फैसिलिटीज है उसको डेवलप करना, इसमें 40% एफडीआई को खर्च कीजिएगा, तभी आपको ऑटोमेटिक रूट से हम आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। इससे एफडीआई के ऊपर ये जो कहा जाता था कि आएगा और लूट के ले जाएगा, ये कंसेप्शन था। और इस कंसेप्शन के कारण 1991 में जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधार किया गया, तो उस समय जो सरकार थी वो मिलीजुली सरकार थी, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी नहीं चाहता था कि विदेश से हमारा आयात बढ़े, निर्यात बढ़े, देसी कार्य को करना चाहता था। और इसलिए 2 साल तक, 3 साल तक ले इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के काम चलते रहे, लेकिन 2-3 साल के बाद उस पर स्लो होने लगा। इस बीच में चाइना को देखिए, चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री में पहली बात होती है कि एक पार्टी की सरकार होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कभी भी नहीं चाहता है कि ओपन खोले, लेकिन चाइना का देखिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले पिंग पोंग डिप्लोमेसी खेल के द्वारा यूएसए ने बंद चाइना को धीरे धीरे खोलना शुरू किया, और वर्ष 2000 में चाइना खुद WTO का मेंबर बना। उसने देख लिया कि अगर हम पूरे विश्व का फैक्ट्री बनना चाहते हैं, आज चाइना क्या कहा जाता है, चाइना इज ए फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये उपाधि प्राप्त किए हुआ है। हर कंट्री का उसके यहाँ रॉ मटेरियल तैयार होता है, और ये सोच करके चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी लिबरलाइजेशन को सपोर्ट किया, लिबरल बनाया, और इससे उस देश की तरक्की तेजी से हो रही है। हम लोग कैसे चाइना को बीट करें, कैसे यूएसए के बराबर व्यापार में आए, कैसे हमारा भंडार बढ़े, कैसे रोजगार बढ़े। मेरा अर्थशास्त्र के, चूंकि हम विद्यार्थी हैं और 1973 में हम लेक्चरर के रूप में बहाल हुए, और 1973 में उस समय रांची जो था वो बिहार में ही था, रांची यूनिवर्सिटी गए, फिर वहां से पटना यूनिवर्सिटी आए। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सब 71 वर्ष 71 ईयर्स के हम हो गए हैं, 50 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करते चले गए। समय बदलता गया, अपग्रेड करते गए। अभी भी ऑनलाइन हम पूरे इंडिया को पढ़ाते हैं और 6000 आदमी जो हमारे हमसे जुड़ा हुआ है। तो खुद हमें स्टूडेंट हैं, हम कोई टीचर या प्रोफेसर ये सब बात की बात है, वो सैलरी बढ़ने के लिए प्रोफेसर बन जाना, रीडर बन जाना, लेक्चर बन। मुख्य है नॉलेज का, आप कैसे नॉलेज को बढ़ाते हैं।
तो पहला मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है उससे नॉलेज अगर मिल रहा है तो उससे भी ले लेंगे। उसी तरह से भारतवर्ष को अगर रोजगार बढ़ाना है तो सर्विस सेक्टर आप जानते ही हैं, सब जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। चाइना जो है वो सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका बहुत ज्यादा पैठ है। आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व की गरीबी दर घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि चीन ने अपने देश में अपने कार्यक्रमों के द्वारा जीरो पॉवर्टी चीन में आपके जो भी गए होंगे या आप गूगल में आप चेक करके देखिएगा, 10-10, 15-15 महल का बिल्डिंग बनाया हुआ है और पुअर के लिए है। जो पहले पुअर था अब तो कोई पुअर है नहीं वहां। तो चाइना को देखिए कि पॉपुलेशन हम लोग से ज्यादा था और वहां कोई पुअर नहीं है, पॉवर्टी नहीं है। पॉवर्टी का क्राइटेरियन क्या है? हमारे देश में देखिएगा कि कम से कम 25 साल तक ले क्राइटेरियन क्या रखा कि कितना खाते हैं आप, कैलोरी नॉर्म। अर्थशास्त्री का देखिए, रथ डांडेकर से शुरू हुआ, सोते सोते अब जितने भी अर्थशास्त्री है उसी में प्लस माइनस करते गए कि गरीबी का क्या आधार है। तो गरीबी का आधार है कैलोरी कितना लेते हैं। 2100 कैलोरी लेते हैं मर्द के लिए, 2300 कैलोरी, 2400 कैलोरी औरत के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 30 कैलोरी, 3000 कैलोरी, मिलिट्री वाला है तो 3600 कैलोरी। इस तरह से कैलोरी ना, कैलोरी के अतिरिक्त क्या और चीज नहीं चाहिए? क्या वस्त्र नहीं चाहिए? क्या एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या मेडिसिन नहीं चाहिए? तो इसलिए अब ये बात को पुरानी बात हो गई। अब हो गया कि होलिस्टिक कैसे हम किसी व्यक्ति को बेयर नेसेसिटी, जो अभी चल रहा है भारतवर्ष में, कि बेयर नेसेसिटी जो है वो कैसे प्राप्त किया जाए, कितने लोगों को बेयर नेसेसिटी मिल रहा है और उसको दूर करने के लिए विदेशी व्यापार को हम कैसे बढ़ाएं, देशी व्यापार को कैसे बढ़ाएं। रोजगार बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिक से अधिक उत्पादन करें, वहां रोजगार अधिक से अधिक मिलेगा। भारतवर्ष में विदेशी व्यापार बढ़ा लेकिन सर्विस सेक्टर का बढ़ा, और सर्विस सेक्टर में मोस्टली जो है आईटीएन है, इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उन लोगों का डायरेक्ट इसमें रोल है और इससे हमारे यहाँ इनकम बढ़ गया लेकिन रोजगार नहीं। अभी आप देखिएगा हर जगह ये मुद्दा है, रोजगार, मुद्रास्फीति, ये सब जगह, क्योंकि डायरेक्ट जनता इससे परेशान हो रही है। चीन ने क्या किया? चीन कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी जीरो पॉवर्टी, जीरो इन्फ्लेशन, जीरो इलिटरेसी, जीरो डिजीज। अब वो अपवाद है, अभी वाला डिजीज जो चला है कोविड वाला वहीं से आया है, जिसको कि ट्रम्प बराबर बोलता है चाइनीज वायरस, वो अपवाद रखिए। लेकिन भीतर में आप जाके देखिए कि चाइना में गरीबी को जीरो किया तो पूरे विश्व का गरीबी दर घट गया। हमारे यहाँ का जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें सुधार की अभी भी जरूरत है। उद्देश्य है कि हमारे बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन है और यूथ है, जो सब तरह से पढ़े लिखे हैं यूथ है, और उनको रोजगार में कैसे लाएं, कैसे उसके स्किल फॉर्मेशन हो, कैसे इससे विदेशी व्यापार को जोड़ा जाए, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक लाइन हम बोलना चाहते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है उसमें बहुत तरह की बातें रहती, जैसे सब्सिडीज, टैरिफ, कोटा, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब चीजों को हम धीरे धीरे कम करें और उसमें लिबरल बनाने का कोशिश करें। लिबरल जब तक नहीं होगा तब तक विदेशी व्यापार आपका चल नहीं पाएगा। विदेशी व्यापार का पहला नियम हो गया है कि WTO के प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, प्लस आप
दूसरे के प्रति उदार रहिए, दूसरा आपके प्रति उदार रहेगा। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार जो है वो पुलिस के लिए है, वो डिफेंस के लिए है, पर्यावरण परिवर्तन को के ऊपर नियंत्रण करने के लिए है, फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है, न कि वो स्लाइस ब्रेड और पिज्जा बनाने के लिए है, न कि वह मेडिसिन और डिफरेंट टाइप का कमोडिटी जो जनरल यूज करते हैं। कहता है कि बिजनेस मैन ही करेगा कमर्शियल काम, और कौन करेगा उससे हमको नहीं लेना देना है। जैसे किसी किसी का नाम नहीं बोलना है, जो इफिशियंट होगा वो ले जाएगा। ओपन इकोनॉमी जब होगा तो विदेशी प्लेयर भी आएंगे, देसी प्लेयर भी आएंगे, और उसमें जो अच्छा काम करेगा और समय पर पूरा करेगा। इसलिए हर हालत में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, दो बात होगी। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत भारतवर्ष में 1000 कानून में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं या उसको एबोलिश कर दिए गए हैं, और इस कारण से काम में काफी प्रगति हो गई। एक छोटा सा आपको उदाहरण बताते हैं कि जैसे विदेश से कोई जहाज आया सामान लेकर, तो पोर्ट पर लगा मुंबई में, अब उसका माल कौन उतारेगा? तो नियम था कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो कुली है वही उतारेगा। अब कुली की संख्या लिमिटेड है, तो सामान को जहाज से उतारने में 1 सप्ताह से 10 दिन तक लगता था टाइम। तो 10 दिन तक जहाज रुका हुआ है। अब जहाज रुका रहेगा तो डैमरेज चार्ज है, बहुत तरह का खर्च है। आज उसको केवल परिवर्तित कर दिया गया कि ठीक है, उनका कुली उतारेगा। अगर कुली नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर वाला भी एंटरप्रेन्योर आकर के जहाज से माल उतारने का काम करेगा। आज देखिए, जहाज पोर्ट पर लगा और 1 दिन 1.5 दिन में सारा सामान उतर गया, जाने वाला सामान लद गया, जहाज आगे निकल गया। ये एक उदाहरण बताए। इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि कानून में थोड़ा परिवर्तन करने से उत्पादकता बढ़ गई। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन में है कि विदेशी आके यहाँ जमीन खरीद करके उत्पादन करेगा। ग्रीनफील्ड अप्रोच है, ग्रीनफील्ड अप्रोच के अंतर्गत आके करेगा। और दूसरा होता है कि यहाँ आएगा और मर्जर एंड एक्विजिशन करेगा। ये 2 तरीका है जो विदेशी आपके यहाँ आएंगे तो मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे, वहां से आएगा। हमारे यहाँ बहुत जमाने में, जो आप लोगों में पुराने टीचर हैं वो जानते होंगे, पटना शहर में पैरागॉन ड्रिंक्स बिकता था, और उसको कोका कोला जब आया तो उसको टेक ओवर कर लिया। अब उसके जगह पैरागॉन गायब हो गया, कोका कोला रह गया। इसको कहा जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन विधि ले तो उस विधि से करते हैं। और दूसरा होता है ग्रीनफील्ड अप्रोच। ग्रीनफील्ड अप्रोच में विदेशी व्यापार क्या होता है कि जापान से आया मारुति सुजुकी, और सुजुकी ने यहाँ सारा चीज स्थापित किया, और फिर धीरे धीरे भारत में खुद मारुति सुजुकी बनने लगा। तो ग्रीनफील्ड अप्रोच है। तो जो अप्रोच आपको ज्यादा उपयोगी लगे उसको आप लगाइए, लेकिन हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफिशिएंट, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है कि विदेशी व्यापार भारत में जो अभी है वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है। इसका पहला चैलेंज है रिसोर्स चैलेंज। विदेशी व्यापार का पहला चैलेंज क्या है? रिसोर्स चैलेंज। रिसोर्स चैलेंज का मतलब हुआ कि आपका मैन पावर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है, अंडर एक्सप्लॉयटेड या अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेस क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ये सब रिसोर्स अगर आप डेवलप करेंगे तभी विदेशी व्यापार आपका विकसित होगा। एक आंकड़ा बतलाता है कि $150 बिलियन आने वाले समय में भारत में इस पर खर्च करके रिसोर्स चैलेंज की समस्या को दूर करने में सरकार लगी हुई है। दूसरा है हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण भारत में है, वो है इक्विटी चैलेंज। इक्विटी चैलेंज का मतलब क्या हुआ कि विदेशी कंपनी आया और अर्बन एरियाज को ही टैप किया, रूरल एरिया में जा नहीं रहा है। और रूरल एरिया हमारे यहाँ बहुत, बिहार में हम रहते हैं, 89% रूरल पॉपुलेशन है। बिहार 89% रूरल है। और इसलिए देखिएगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी खा पी करके रात में लोग सो जाता है,
उसको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि हम बेंगलुरु की तरह कैसे हो जाएंगे और दूसरे जगहों के। हम लोग अपने सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो चल रहा है गति आप देख रहे हैं। तो इक्विटी चैलेंज का मतलब क्या हुआ कि विदेशी व्यापार आप कर रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों को इक्वली प्रेफर करें, और रूरल एरियाज को टैप करने का, उसके रिसोर्सेज को टैप करने पर सोशल इक्वलिटी होगा, बैलेंस ग्रोथ होगा, और उस तरह का विदेशी व्यापार को सब पसंद करेगा। तीसरा चैलेंज है जो सभी देख रहे हैं, पॉलिटिकल चैलेंज, टकराव केंद्र में और राज्य के बीच में। कई राज्य ऐसे हैं जहां की सरकार का फिलॉसफी अलग है, केंद्र में की उसका फिलॉसफी अलग है, टकराव की स्थिति होती है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है विदेशी व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो ये जरूरी है कि पार्लियामेंट सिस्टम हमारे यहाँ है, और पार्लियामेंट सिस्टम के कारण विदेश से जितने भी लोग आते हैं तो कोई कॉमन ग्राउंड बनाना जरूरी है। आप देखते होंगे कि जो भी जाता है तो ये विदेश मंत्री भी साथ में रहते हैं ताकि डिस्कस कर सकें, और डिस्कस करके पॉलिटिकली जो है हम अपने को स्ट्रॉन्ग साबित करें। ये हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है कि अपने कंट्री को बाहर के देशों के सामने में नीचा दिखाने का खुद कोशिश न करें। तो इसके लिए कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जहां की पार्लियामेंट से जुड़े हुए लोग और विदेश से आए हुए लोग उसमें विचार विमर्श कर सके। ये तीसरा चैलेंज हो गया, पॉलिटिकल चैलेंज। चौथा चैलेंज क्या है? फेडरल चैलेंज। फेडरल चैलेंज का मतलब हो गया कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो उसको ध्यान में रखिए, जो पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसी भी निर्णय लेने में। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लीजिए कि दूसरे राज्य उसको स्वीकार नहीं करे। और यही कारण है कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया अगर मिल करके काम करेगा तो फेडरल चैलेंज दूर होगा, और कोई भी प्रोजेक्ट होगा जो पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। और पांचवा और लास्ट क्या है? ट्रेड रिलेशन चैलेंज। ट्रेड रिलेशन चैलेंज का मतलब हो गया कि हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं देश में, इससे पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। पहला ध्यान, फर्स्ट ध्यान, पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो है प्रॉपर है कि नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ऑलवेज इस न्यू चैलेंजेस को फेस करते हैं, और अगर वो संतुष्ट होते हैं तो हमारे यहाँ फ्लो ऑफ एफडीआई या एफआईआई बढ़ता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और हम देश का विकास करते हैं। लेकिन फोकस ऑलवेज रोजगार वृद्धि का होना चाहिए, और रोजगार वृद्धि करने के लिए प्राइमरी सेक्टर कृषि है। हम लोग सभी पढ़ते हैं कि कृषि में पॉपुलेशन का दबाव ज्यादा है, वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी है। इसलिए सबसे जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना, अधिक से अधिक उसमें इन्वेस्ट करना, जिससे सीधा रोजगार मिलता है। लास्ट है कि फ्यूचर आउटलुक, कि विदेशी व्यापार के लिए हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में हम और आगे बढ़ सकें। तो नंबर 1 जो है वो हर अर्थशास्त्री का ये अप्रोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप देख रहे होंगे कि हर समय जो है हम लोग सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, टीवी में आता रहता है कि 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रहा है। तो जितना एक्टिविटीज बढ़ेगा तो 4 लेन 8 लेन है। हम नैनीताल जा रहे थे तो दिल्ली होके जा रहे थे, तो एक जगह ड्राइवर बोला कि सर 14 लेन का एक सड़क बन रहा है, दिल्ली से लखनऊ तक जाएगी। हम गाड़ी रोक करके उतर करके देखे, जितना दूर तक नजर आया, दूर तक 14 लेन का दिल्ली से लखनऊ जाने का कुछ दूर तक अभी बनाया है वो प्रोजेक्ट है। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, ये 3 अगर आपको विकसित होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप चले जाइए मद्रास में, आप देखिएगा कि बस जो है गली गली से घुमा करके निकाल देता है, हर गली का कॉर्नर जो है राउंडेड है। और हमारे यहाँ देखिएगा कि जानबूझ के एकदम एल शेप का बाउंड्री वाल देगा
कि ताकि आपका गाड़ी उसमें घुसे ही नहीं। एटीट्यूड देखिए, कितने मोहल्ले में हम गए हैं तो दूर पर गाड़ी लगाते हैं, उसके घर तक आप नहीं जा सकते, उस एंगल पर ऐसा कर देता है कि गाड़ी नहीं घुसे। मद्रास में आप जाके देखिए, चेन्नई में बड़ा बड़ा बस जो है वो हर मोहल्ले से निकल जाता है, इतना चौड़ा है। तो क्यों विकसित हो गया चेन्नई? क्यों विकसित हो गया? क्योंकि उसका वाटरवेज भी है, एयरपोर्ट भी है, पोर्ट भी है, रेल है, सारा है। बिहार के पिछड़ापन के पीछे सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष है कि हम लोग समुद्र के किनारे नहीं है, आराम से सोए हुए हैं। समुद्र के किनारे रहने वाला आदमी बहुत सारा घर में तैराक रहता है, जानता है कब सिग्नल होगा, कब भागना होगा। हम लोग निश्चिंत होकर अपना खाए। जितने हम तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रहते हैं, बस वो सत्तू का 2 गिलास पिया, 6 घंटा पढ़ा, उसको कोई समुद्र का डर ही नहीं है। क्लास में हम पूछते हैं कि आपने कितने लोग समुद्र देखे हैं, तो बहुत लड़का कहता है हम नहीं देखे। समुद्र देखना इसलिए चाहिए कि आपको अंदाज होगा कि पानी कितना गहरा है और कितना इसका स्पीड है। आप जाके देखिए, विवेकानंद रॉक देखने जाइएगा कन्याकुमारी में, तो समुद्र को आप देखिएगा, तो कहता है कि उसके विशालता से आपको अंदाज होगा। और नहीं तो कहने लगेगा कि आप, हमको बोला एक लड़का क्लास में कि सर मोकामा का टाल सर समुद्र से भी ज्यादा पानी है। तो हम कहे कि इससे बहस अभी नहीं करेंगे, क्लास के बाद बात करेंगे। मोकामा का टाल का तुलना कर दिया वो किससे? समुद्र से। तो इसलिए नहीं देखने से, उसको टाल का पानी देखा, पानी उतना ही लगता है। तो कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नंबर 1 है, जिसमें रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट, ये 3 है। दूसरा जो है, अगर आप विकसित होना चाहते हैं तो लिबरलाइज कीजिए एफडीआई को आने में, उस पर अंकुश लगाइए। अंकुश क्या है कि बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, तुम ऐसे जगह बनाओ जहां की सड़क, बिजली, सब व्यवस्था, ड्रेनेज, ये आपको पहले करना होगा, तब आप फैक्ट्री चलाने देंगे। इस तरह का करना है। तीसरा नंबर पर है एफडीआई जो आजकल आ रहा है, मल्टी ब्रांडिंग। मल्टी ब्रांडिंग रिटेल आ गया है। अब देखिएगा कि चारों ओर जो है मल्टी ब्रांडिंग रिटेल आया हुआ है। हमारा जो परचून का दुकान खोलने वाला, चलाने वाला, इस सब के ऊपर में डेंजर खड़ा है। कैसे इसको दूर करेंगे? तो उसमें हमको एक पॉजिटिव रूप से यहाँ के लोकल जितने लोग हैं उन लोगों को भी उसमें बेचने करने का देना। उसके बाद अभी तत्काल आ गया है एफडीआई जो है सिंगल ब्रांड, इस पर भी 49% 100% तक ले आपको फ्री किए हुआ है। इसलिए कहता है कि भारत देश में वर्तमान स्थिति में अगर इसको देखा जाए तो कोविड के बाद का जो है वो धीरे धीरे रिकवरी की ओर आ रहा है। और रिकवरी क्या होता है? भी टाइप, गिरा तो एकदम नीचे आया, अब उठेगा तो ऊपर जाएगा। कुछ लोग कहना है कि भी टाइप है, कुछ लोग का कहना है डब्ल्यू टाइप ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ हो रहा है। भारत देश में औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2023 में जो रिपोर्ट आया है उसमें कहता है कि 52% औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। बिजली खनन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रदर्शन काफी अच्छा हो रहा है। एनएसओ का डाटा है जनवरी 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन जो है 3.7% बढ़ा है और खनन में भी 8.8% बढ़ा है। बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ा है। पूंजीगत वस्तुओं में जनवरी 2023 में 11% बढ़ा है। उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु में 6.2% बढ़ा है। निर्माण वस्तु में 8.1% बढ़ा है। प्राथमिक वस्तुओं में उत्पादन 9.6 बढ़ा है। ये सब सारे आंकड़े का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में आर्थिक विकास के दर में धीरे धीरे वृद्धि होने का पहचान। That's all. बोलिए सर। हाँ, आवाज ही को कर रहा था। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो इन सब बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभी शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि हम विकसित हो गए हैं। विकासशील देश है, सब जगह नंबर 3, नंबर 4, 5
पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यूथ की समस्या जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट के अभी कोविड में जितने भी विकसित देश हैं सबको $3,000 उसके सैलरी में अकाउंट में चला गया, काम बंद है फिर भी वो जिंदा है। हम लोग के यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन सरकार की जो नीति थी अनाज देने का, ये देने का, इससे पॉजिटिव वातावरण है। लेकिन करना क्या है, रोड मैप क्या है, उसमें यूथ के एनर्जी को, जिसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ के एनर्जी को कैसे हम आर्थिक विकास में लगाएं और उसके द्वारा हम विदेशी व्यापार करें, विदेश में हम वस्तुओं को बेचें, विदेशी वस्तु को देश में लाएं, इस संदर्भ में प्रयत्न करना आवश्यक है। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। हमारे प्रिंसिपल साहब सर जुड़े हुए हैं। सर से मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे पीसी वर्मा सर का जो मेरे गुरु भी हैं और पटना यूनिवर्सिटी के बहुत ही रिनोन्ड प्रोफेसर सर रह चुके हैं, तो उनके सम्मान में 2 शब्द सर। प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल सर। दो मिनट सर। प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं सर। प्रिंसिपल साहब माइक ऑन कर दीजिए। माइक सर ऑफ है आपका। मेरा माइक ऑफ है आपका। नहीं प्रिंसिपल साहब का। हाँ, हमारा सर उसको ऑन कर दीजिए। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। अमरिंदर जी कहाँ के हैं? अब बोलिए। हाँ हेलो। हाँ चलिए हो गया। चलिए, आज लेक्चर सीरीज का 6ठा दिन था और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पीसी वर्मा साहब थे। आपकी कृपा है और क्या कहें। इनके लेक्चर से बहुत ही लाभ मिला। हम उम्मीद रखते हैं कि सभी लोगों को लाभ मिला होगा। हमारे बैठे हुए थे, उसमें हमारे जुड़े हुए थे बहुत से नए शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, तो इन सबों को लाभ मिला होगा। और पीसी वर्मा साहब बहुत ही यूनिक ढंग से अपनी बात को रखे हैं और यह टॉपिक आज का जो है बहुत ही अच्छा था, जो सबों के लिए था और सबों को लाभ मिला होगा। मैं इनको बहुत बहुत इनका आभारी हूँ कि इस तरह से कार्यक्रम करके हमारे जो भी इसमें जुड़े हुए थे रिसर्च स्कॉलर या टीचर, स्टूडेंट, सबों को लाभ मिला। हम इनको बहुत ही अच्छा इनके लाभ से बहुत प्रभावित हुए और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर को, और आप सभी को जो भी जुड़े हुए हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जयशंकर जी। जी सर। जी सर। आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है जी सर, वो दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रशासन इसको अनुकरण करे। हम इसके सेकंड टाइम इसमें आ रहे हैं जी और हम अनुरोध जी सर अनुरोध करेंगे कि आप भी जुड़े रहें हमेशा। बहुत अच्छा लगा
और हम भी इनके अलावे मंजरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से इस शुरुआत किए हैं और इसका लाभ बहुत लोगों को मिला है। या इसी तरह से अन्य विषय का भी इसी तरह से शुरुआत हो, हम सभी शिक्षक के से आग्रह करेंगे और सर का फिर अनुरोध करेंगे कि फिर हम लोगों के साथ बीच में जुड़े रहें समय समय पर। मंजरी को हम विशेष रूप से इसलिए अभिवादन करते हैं कि बीपीएससी का गजेटेड पोस्ट छोड़ करके लेक्चरर में आई, तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ ना कुछ मेरा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा होगा कि लेक्चरर बढ़ना। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने लोग हमको सुने उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट में पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक्स को हम उसमें डाले हुए हैं। 1200 क्लासेस हमारे जो हैं उसमें दर्ज किए हुए हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमको दिमाग में ये बात आया कि 50 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, वो तय क्या है? मरना, डेथ इज सर्टेन। उसके बाद क्या पहचान है कि हम अच्छा पढ़ाए? क्या पहचान है कि हम राजनीति में नहीं गए, केवल पढ़ाई में लगे रहे? तो अचानक दिमाग में आया कि डिजिटल दुनिया है, क्यों नहीं सारे पढ़ाई के बाद को उसमें डाल दिया जाए। तो रिटायरमेंट हुए, हमारा 2016 में रिटायर किए। उसके बाद से हम लगातार जितना भी क्लास लेते हैं वो सब ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है यूट्यूब में, और वो सारे विद्यार्थी जिनको गांव-गांव में है वो वहां से पढ़ करके बीपीएससी में कॉम्पीट करते हैं और हमको धन्यवाद देते हैं, मन से धन्यवाद देते हैं। तो इससे हमारा जो है स्वास्थ्य पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या है नियम कि अगर आपका उम्र 70 के ऊपर है तो ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी बातों को बोलिए। तो हम लगातार 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाते हैं अभी भी ऑनलाइन। ऑफलाइन बंद है, ऑफलाइन में नहीं किसी से मिलते हैं। कोरोना हो गया था तो घर वाला कहे कि इसमें जाने चला जाएगा तो बंद कर दिए, लेकिन ऑफलाइन के ऑनलाइन है। तो 6 घंटा लगातार बोलने का प्रैक्टिस ये मेंटेन रखना ये जरूरी है कि बोले। और दूसरा थ्योरी देख लिए कि बोलने से आदमी ज्यादा दिन जीवित रहता है। जी जी। नहीं बोलने से क्या होगा कि आपको पीड़ा होगी, मानसिक तनाव होगा, और आप सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस तीनों में सब कॉन्शियस को कैसे डेवलप कीजिएगा। तो सब कॉन्शियस इसका जितना ज्यादा डेवलप होता है उसका मेमोरी पावर कभी नहीं घटता है। कभी भी क्लास में हम कोई किताब लेके या कोई कागज लेके नहीं गए, 50 साल से इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी भी आपको एक्सटेम्पोर बोल करके पढ़ने से डायरेक्ट हम लड़के तक पहुंचते हैं, और बहुत ही नीचे से ऊपर उठे हैं। नीचे से करने का मतलब कि जैसे कोई कार से इस कॉलेज में आया, हम लोग जो है पैदल चल के आए, तो क्या भीतर से एक फीलिंग होता है। जाड़ा के दिनों में कोई चादर ओढ़ के क्लास में आया हुआ है और कोई गर्म सूट और कोट पहन के आया हुआ है। कॉस्टली जो है वुडलैंड का शू पहन के आया हुआ है और यहाँ जो है एक चप्पल पहन के आया हुआ है। ये सब सर्टेन फीलिंग्स है जो यूथ को हम देखते हैं। हम चूंकि यूथ के क्लोजर रहे हुए हैं, उसके भीतर में एक तरह का जुनून पैदा कीजिए कि इसको हटाने के लिए बस एक ही रास्ता, पढ़ाई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि 4 बजे से 8 बजे जो सुबह का पीरियड है ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें अगर विद्यार्थी पढ़ता है 8 आवर्स 10 आवर्स के बराबर उसमें पढ़ाई होती है। और वैसा करने वाला जो है हमारे सामने कई बार टॉप किया। एक बार हमको याद है कि एक स्टूडेंट बोला कि किसी के बारे में बोला कि वो तो करेगा ही क्योंकि वो मिनिस्टर का परिवार का है। हम कहे तुम चाहते हो? तो हम चाहते हैं। हम कहे उसी बताते उसे करो। रिजल्ट आया तो पटना यूनिवर्सिटी में 2 गोल्ड मेडल एमए में आया। दूसरे साल फिर 2 गोल्ड मेडल एमए में आया। लोग को आश्चर्य हो रहा था कि 1 मेडल पर प्रॉब्लम है, 2 मेडल गोल्ड मेडल आ रहा है। तो लड़के में असीम शक्ति है, उसको उभारने का जरूरत है। जी। कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाना है, कभी भी ये नहीं कहना है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। हम बहुत जानते हैं, इसलिए हम अपने को स्टूडेंट ही मानते हैं।
और वो जो चीज नहीं जानता है, आप देखिए टेक्नोलॉजी में मोबाइल का इस्तेमाल करना जो यूथ जानता है हम लोग नहीं जानते हैं किसी चीज को। अब देखिए हमारा सारा डेस्कटॉप फेल कर गया, अब मंजरी बोली कि मोबाइल से कर लीजिए। अब सोचिए हम ये बड़े बड़ा झाम ताम लगा के बैठे हुए हैं, अब मोबाइल को नेग्लेक्ट किए हुआ है, यही मोबाइल काम कर गया। तो छोटा छोटा चीज जो है आपको साथ देगा, ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। सर पीसी वर्मा सर को सुनने के लिए बड़ी भीड़ लगती थी सर, बड़ी भीड़ अभी भी लगती है। सर का लेक्चर अगर हो जाए तो बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि सर को सुने। और सर अमेरिका तक में जा करके वहाँ की यूनिवर्सिटीज में सर का लेक्चर हुआ है। हम लोग तो सर से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर देखते रहते हैं। तो सर ये हमारा मेरे कॉलेज का सौभाग्य है सर, आप यहाँ आज आपने अपना लेक्चर दिया, अपना बहुत कीमती समय हमको दिया। और प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। अभी सर विजय सर जुड़े हुए हैं समस्तीपुर कॉलेज से, इनका भी लेक्चर हुआ था पिछले 10 दिन पहले। तो और विंध्याचल सर हैं सर, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं सर। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जयशंकर जी का जी आशीर्वाद आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सर के आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत काम करता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और तिवारी सर जुड़े हुए सर, तिवारी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। RN तिवारी सर, उनका भी सहयोग है सर, हेड है हमारे, और हमेशा ही उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो शुरू में वही तो बोले थे। जी जी सर, तिवारी सर। हाँ, तिवारी जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। जी सर, जी सर, जुड़े हुए हैं सर, सर जुड़े हुए हैं। लगता है कहीं पर है, देखिए सर आ गया। नमस्कार नमस्कार भाई। जी अरे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस सौभाग्य हम लोगों को मिला डिजिटल इंडिया का उपयोग करने का, इतना होता ना हम लोग देख पाते एक दूसरे को। हम भी सर मंजरी जी से सीखते हैं। मोबाइल कुछ नहीं जानते हैं। सर ने जो बताया कि यूथ पावर को यूज करने के लिए सर, उसी रास्ते पर हम लोग हैं। नहीं सही, उसी रास्ते पर हम लोग हैं सर। सही जी, तो थैंक यू वेरी मच सर सभी को। जी प्रणाम सर, मेरा भी प्रणाम सर, मेरा भी प्रणाम स्वीकार किया जाए सर। विजय कुमार गुप्ता सर, जी बीएमएस कॉलेज समस्तीपुर में सर सहायक प्राध्यापक हैं, मंजरी जी के बैचमेट हैं, बैच में